नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और आज हम आगे बात को बढ़ाना चाह रहे हैं केतु का अध्यात्म और हमारी राशि सिंह। बहुत दिनों से हम केतु के आध्यात्मिक पहलू पर ही बात कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि केतु का जो मेटेरियलिज्म है, भौतिकवाद है, वो क्या है, उसे भी समझना चाहिए। हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिक की। जब शुरू में मैं ज्योतिष पढ़ता था, मैं बात बता रहा हूँ आपको 40-50 साल पुरानी, तो उस समय एक मैगज़ीन हुआ करती थी, एस्ट्रोलॉजिकल मैगज़ीन। उसमें वीवी रमन की थी, वो डॉक्टर वीवी रमन बेंगलोर से छपती थी, और उसमें बड़े बड़े विद्वान लोग लिखा करते थे जो ज्योतिष में उनके पास D.Litt की डिग्रियाँ थी, PhD थे, और इसके अलावा संस्कृत में भी साइंटिस्ट भी थे, उसमें डॉक्टर्स भी थे, लॉयर्स भी थे, जजेस भी थे, और ज्योतिषी तो थे ही, टॉप क्लास थे और इंटरनेशनल लेवल के ज्योतिषी थे। तो वहाँ पर एक लिखा करते थे, इंदौर के थे, वो मराठी थे। तो वो एक बार कहीं पर, मैं नया था ज्योतिष में, तो कोई हमारे जानने वाले थे, तो उन्होंने हमको बुलाया कि साहब ये एस्ट्रोलॉजी की मैगज़ीन लिखते हैं। मैं उनकी पढ़ा भी करता था आर्टिकल्स, विद्वान आदमी थे। उसमें छपता ही नहीं था कोई। आजकल तो लोग पैसे दे के छप जाते हैं ना, पैसे दे के टीवी पे आते हैं। मैं जिस ज़माने की बात करता हूँ, वहाँ पर टीवी भी पैसे देता था, आज भी देता है, लेकिन ख़ास लोगों को देता है। अखबार भी पैसे देता था, और जो किताब छापता था वो भी पैसे देता था। उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। तो वन वे ट्रैफिक था उधर से, तो छपना बहुत बड़ी बात थी, और जो छपता था उस पर लोग डिस्कस करते थे, उस पर क्रिटिसिज्म होता था, और फिर कोई नतीजा भी निकलता था। तो उन्होंने मेरे को अपनी कुंडली दी, तो मैंने कुंडली देख के, मेरा आध्यात्म में बड़ी रुचि थी शुरू से, तो मैंने पूरी उनकी कुंडली से उनके पिछले जन्म की 3 जन्मों की बात की। और चूँकि वो भृगु संहिता से जानते थे, तो उन्होंने मेरी बड़ी तारीफ़ की। और इस बीच में जो हमारा गेस्ट होस्ट था, उसे चाय समोसे जो दिए, मैंने तो खाए नहीं, मैं लगा रहा अपनी बात करने। उन्होंने भी रोका नहीं, खा लो बच्चा, इस तरह का माहौल था। सब देखने के बाद बोलते हैं कि तुम भूखे मरोगे। मैंने कहा ऐसा, मैं भूखा मरूंगा, ऐसा क्यों? बोले आजकल लोगों को स्कूटर चाहिए, उस समय स्कूटर कार की बात थी, साइकिल चाहिए, स्कूटर चाहिए, कार चाहिए, कम से कम घर चाहिए, कोठी चाहिए, मकान चाहिए, और तुम तो जन्मों की बात करते हो, इनसे क्या होगा? इसलिए तुमको जीवन में लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनकी बात करनी पड़ेगी। तो मैंने अपनी टेक्निक चेंज की काफ़ी समय तक, लेकिन मेरा विषय आध्यात्म है, और मैं मानता हूँ कि ज्योतिष आध्यात्म का विषय है। और केतु से ज़्यादा और बड़ा आध्यात्म या आध्यात्मिक ग्रह कोई भी नहीं है। तो केतु सडन काम करता है, सडन, इसमें एक झटके में होता है। इधर आदमी चोर था, उधर आदमी साधु हो गया, ऐसा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो केतु करता है। केतु मूलतः तो आध्यात्मिक ग्रह है, लेकिन इसके भौतिक पक्ष को भी नकारा नहीं जा सकता। और वैसे भी जो केतु का आध्यात्मिक पक्ष है, बहुत कम लोग जानते हैं। भौतिक पक्ष से सभी वाकिफ़ हैं। आप किसी भी किताब में देख लें, किसी भी प्रोग्राम में देख लें, जब केतु की कोई बात करता है तो पहले तो राहु केतु से ही शुरू हो जाते हैं कि काल सर्प दोष हो गया, उसमें केतु का भी पूरा ही रोल है। इसके अलावा और बहुत कुछ, केतु आएगा या आ गया है, दशा में आ गया है, महादशा में आ गया है, अंतरदशा में आ गया है, या कुंडली में कहीं पर बैठा हुआ है, तो ये बहुत बुरा है, इससे दिक्कत ये होगी, वो होगी, कुछ पैतृक प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ पता नहीं तांत्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ आंतरिक प्रॉब्लम हो सकती है, पता नहीं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स लोग बताना शुरू कर देते हैं। और जितनी भी पीड़ा संकट हो सकते हैं, जितनी भी परिभाषाएँ हो सकती हैं पीड़ा की, सारी कहीं ना कहीं केतु से जोड़कर देखी जाती हैं।
और आदमी का भौतिक पक्ष एकदम घबराना शुरू कर देता है कि अगर ऐसा केतु होगा, ऐसा आएगा या ऐसा बैठा हुआ है तो फिर मैं इस जीवन में करने क्या आया हूँ। तो आदमी सकते में आ जाता है। ये भी एक बड़े दुर्भाग्य की बात। आज से 15-20 साल पहले राहु केतु की बात नहीं होती थी। उस समय शनि की बात होती थी। शनि की 7.5 आएगी, शनि की ढैया आएगी, पनौती हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो उस समय हमने एक चैनल में, जैन टीवी चैनल में, जिसमें पहली बार ज्योतिष पर कोई प्रोग्राम हुआ था, वो मैं करता था। उसमें हम लोगों को बुलाते भी थे, लेकिन ये प्रोग्राम सोलो था जिसमें हम शनि पे बात करते थे। तो शनि पे हमने लगातार 6 महीने तक प्रोग्राम किया था। उसका नाम था मानवता का एकमात्र मित्र शनि, द ओनली प्लैनेट ऑफ ह्यूमैनिटी इज सैटर्न। हम ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश में उस समय क्या हुआ, किसी छोटे से मोहल्ले में, कस्बे में, शहर में प्राचीन शनि मंदिर जो अभी बना है, बना रहे हैं लोग, लिख रहे हैं प्राचीन शनि मंदिर, और ये सब हो गया। और शनि के नाम पर एक धंधा हो गया। शनि की बात तो ख़त्म हो गई, जो हम बोल रहे थे वो तो अलग ही हो गई। हमारी किताब भी है इसके ऊपर, मानवता का एकमात्र मित्र शनि। अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि शनि की क्या फिलॉसफी है, शनि का क्या दर्शन है, शनि का क्या आध्यात्म है, आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन उसको सीधा तेल से और फालतू की चीज़ों से जोड़ जाड़ दिया। अब राहु केतु में तो मंदिर भी नहीं बन सकते, फिर ये भी बड़ा मुश्किल है। कितने मंदिर बनाओगे? नागराज के मंदिर तो बहुत सारे पहले से ही हैं, काल सर्प के मंदिर भी हैं, कितने बनाओगे? तो ये तो शायद इस समय नहीं हो पाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि जब से हमने केतु पे, राहु पे, नक्षत्रों पे प्रोग्राम शुरू किया, बहुत सारे नौसिखिए यूट्यूब पर इसी तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं। आजकल केतु पे प्रोग्राम बहुत आ रहे हैं, आप देखेंगे। उन्होंने अधकचरा ज्ञान होता है केतु के बारे में, आप जानते भी नहीं हैं केतु क्या चीज़ है। यूँ किताबों में तो सभी कुछ लिखा है, हम जो बोलते हैं हमारा अपना मनन है, हमारा अपना चिंतन है, हमारा अपना अध्ययन है और हमारा अपना रिसर्च है। इसके लिए हमने हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं, उन लोगों के जीवन को जानते हैं, पूरा उनका रिकॉर्ड है, तब हम बात करते हैं। आप किताब की पढ़ी पढ़ाई बात करते हैं, जो अधकचरी ज्ञान है। कम से कम अपना दिमाग तो लगाओ, अपने विषय तो खोजो। मेरे विषय क्यों चुराते हो? ये अच्छी बात नहीं है। अपना सोचिए, अपना विचार कीजिए। मैं कल को कोई नया विषय करूँगा तो आप उस पर करेंगे। अपना विषय भी, जब से नक्षत्र किए तब से नक्षत्र, जब से राहु किया मैं राहु पे शुरू, केतु इससे पहले राशि फल करते थे लोग। बड़े दुर्भाग्य की बात है। अपना दिमाग लगाइए, मुझसे आगे निकलिए, तब मुझे मज़ा आएगा। अब जरा केतु को समझने का प्रयास करते हैं। आज हम सिर्फ भौतिक स्तर की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक बात नहीं कर रहे। केतु जब दशा में आता है तो निसंदेह ये परीक्षा लेता है, और इसकी परीक्षा लेने का तरीका भी कुछ अलग है। सब कुछ सडन ही होता है, अनएक्सपेक्टेडली होता है, अकस्मात होता है, सडन होता है, और बिना बेस सिर पैर के होता है। कहीं पर आप उसकी कनेक्टिविटी नहीं कर पाते, और व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ, कारण क्या है, मैंने करा क्या है, क्योंकि अपरेंटली तो ऐसा कुछ दिखता ही नहीं है कि हमने क्या किया है। एक और बात है, नोटेबल पॉइंट है, केतु की दशा, महादशा जब भी कुंडली में आती है तो वो बुध की दशा के बाद आती है। बुध जो है वो रीजनिंग, लॉजिक, मैनिपुलेशन, तिकड़म, जुगाड़ आदि का ग्रह है, और केतु की सत्ता इसके एकदम विपरीत है। इन दोनों में कहीं कोई कनेक्शन नहीं, दूर दूर तक। अब केतु के दौरान ना तर्क चलेगा, ना कुतर्क चलेगा, ना बुद्धि चलेगी, ना कुबुद्धि चलेगी। ये सब जो केतु के, जो बुद्ध के जो सोपान थे,
वो सब बंद हो जाते हैं और केतु एकदम नए सिरे से मामला शुरू कर देता है। ये केतु की अपनी सत्ता है और इसलिए हम केतु को समझ नहीं पाते कि अभी तक तो सब ठीक था, अब क्या हुआ। और केतु अगर एक बार कुंडली में हो और ठीक ना हो तो व्यक्ति को ऐसी पटकनी देता है कि वो स्वयं को अधमरा ही समझता है। और जिनके केतु चले होंगे वो मेरी बात से बिल्कुल सहमत हो जाएंगे। ज्योतिष एक रहस्यमय विषय है और किसी एक विधि के द्वारा इसका इंटरप्रिटेशन भी नहीं किया जा सकता। बहुत सारी विधियां हैं, इसीलिए बहुत सारे महर्षि हुए, ऋषि हुए, जिन्होंने अपना अपना ज्योतिष लिखा। भृगु का अलग है, पराशर का अलग है, वराहमिहिर का अलग है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, उन सब का अलग है। वशिष्ठ भी ज्योतिष जानते थे, सबका ज्योतिष अलग है। किन्हीं ने किया, किन्हीं ने नहीं किया, जानते बहुत सारे लोग थे और सबकी विधियां अलग हैं। ज्योतिष में जो फल मिलता है वो कर्मों का फल मिलता है और 3 कार्मिक ग्रह हैं जिनका संबंध आपके कर्मों से है। शनि है जो बड़ा एपरेंट है, आपने क्या किया क्या नहीं किया वो 7.5 में या ढैया वगैरह में या दशा में आपकी खबर ले लेगा। राहु भी कार्मिक ग्रह है, वो आपको पकड़ लेगा, आगे पीछे करके आपको एक्सपोज कर देगा। केतु जब आएगा तो ये आपके बड़े गहरे कर्मों के फल हैं। तो वहाँ पर अच्छा हो तो उसकी कोई लिमिट नहीं, बुरा हो तो उसकी भी लिमिट नहीं। इसके अतिरिक्त एक और एंगल है जो हम नहीं सोचते। मान लीजिए आप भी कुंडली में कहीं पर राहु है, कहीं पर केतु है, कहीं पर शनि है और बहुत अच्छी दशा चल रही है। उधर ट्रांजिट खराब हुआ, उधर दशा में कोई अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा खराब आई और वो जो ग्रह बैठा हुआ था वो एक्साइट हो गया, केतु एक्साइट हो गया, राहु एक्साइट हो गया या शनि एक्साइट हो गया, तो अच्छे रिजल्ट उल्टे हो गए। इस पर तो कोई विचार ही नहीं कर रहा। ये गहरा ज्योतिष, हम तो सीधी सीधी बात कर रहे हैं। हम तो शनि का अष्टमी जानते हैं या राहु केतु के बाकी फल जानते हैं। इसीलिए ज्योतिषी विद्या जो है ना बहुत गहरी विद्या हो जाती है। कहने को ज्योतिष बहुत आसान है, 2-4 किताब पढ़ के तो बहुत आसान लगता है, लेकिन मैंने 50 साल लगाए तो मुझे मालूम है कि ये आसान विषय नहीं है। और मैं 24 घंटे ज्योतिषी हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ, लिखता भी हूँ, सुनता भी हूँ 24 घंटे, और कुछ नहीं करता हूँ। अब मेरी उम्र लगा लेना 50 साल को, जोड़ लेना 24 घंटे में। इतने साल का अनुभव है मेरे पास। मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्य बता रहा हूँ। लोग तो ज्योतिषी 2 घंटे को होते हैं ना, कुंडली देखते वक्त, बात करें, मैं खाते वक्त, सोते वक्त, उठते वक्त एक ही काम घूमता है। कोई ग्रह घूम रहा होता है, कोई दशा घूम, इसलिए इतनी बात नहीं करता हूँ आपसे, अलग से विषय निकलता हूँ। और ज्योतिष जो है इसी पॉइंट पर आकर गहरा हो जाता है। इसलिए ज्योतिष में एक सूत्र है कि ज्योतिषी विद्या गारुड़ी विद्या पिता पुत्र न देहते। ज्योतिष विद्या जो है बड़ी गहरी विद्या है और अगर पुत्र लायक ना हो, काबिल ना हो, योग्य ना हो तो पिता किसी और को ज्योतिष सिखा देगा, पुत्र को नहीं सिखाएगा। ऐसे ज्योतिष को मैं जानता हूँ। जब कुंडली में केतु भौतिक सुख देने में आता है तो ये कुंडली में जितने भी राजयोग हैं उन सब से महान राजयोग बनाता है। जितने भी मंत्री हैं इस दुनिया में, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जितने ऊंचे पदों पे लोग बैठे हुए हैं इस दुनिया में, जो दुनिया को रूल कर रहे हैं, उन सब का केतु अच्छा होता है। अगर केतु अच्छा ना हो तो इतना बड़ा पद मिल ही नहीं सकता। सारे ग्रह एक तरफ और केतु एक तरफ। केतु के पास सबसे अलग एक चीज़ है जो केतु को डिफरेंट बना देती है, वो है केतु का इंट्यूटिव इंटेलिजेंस। और ये जितने लोग बड़े बड़े पदों पर पहुंचते हैं
उन सब का इंटेलिजेंस होता है। इंटेलिजेंस तो आप में भी है, एवरीबॉडी इज इंटेलिजेंट, लेकिन इंट्यूटिव इंटेलिजेंस, केतु के पास इंट्यूटिव इंटेलिजेंस है। वो आपके इंटेलिजेंस में इंट्यूशन का योग लगा देता है। जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं, जितनी भी ऋचाएँ लिखी गई, जितने वेद लिखे गए हैं महर्षियों ने, ऋषियों ने, उनको पहले सारे इंट्यूशन में दिखे। गायत्री मंत्र दिखा, प्रकट हुआ, मंत्र प्रकट होता है, तब लिखा जाता है। कलमबद्ध तो बाद में होता है। तो केतु के पास वो क्रिएटिव इंटेलिजेंस, उसके पास में इंट्यूटिव इंटेलिजेंस, इंट्यूटिव विजडम है। तो उसमें मंत्र प्रकट होता था जैसे, ऐसे ही घटना प्रकट होती है। अभी मोदी जी वहाँ गए हुए हैं अमेरिका में, तो मैं देख रहा था कि वो राष्ट्रपति वाइट हाउस के बाहर उनका एक फ़ोटो है 30 साल का। बोले भी अपने लेक्चर में कि 30 साल पहले मैं यहाँ आया था, आम आदमी की तरह तो बाहर बैठा हुआ था। बाहर से मैंने वाइट हाउस देखा था, और मैंने अपने मित्रों से, ये बोला नहीं लेकिन अलग से मैं जानता, अपने मित्रों से बोला था एक दिन मैं इसके अंदर आऊँगा, वो आए। तो वो केतु, ये सारी बातें केतु देता है। लॉजिकली पॉसिबल नहीं था 30 साल पहले, लेकिन इंट्यूटिव इंटेलिजेंट आपको वहाँ पहुँचाएगा। अगर केतु कुंडली में अच्छा ना हो तो आदमी क्रिकेटर नहीं बन सकता उच्च कोटि का, फुटबॉलर नहीं बन सकता, आर्टिस्ट नहीं बन सकता, एक्टर नहीं बन सकता, मॉडल नहीं बन सकता, कोई किसी धनवान नहीं बन सकता, कोई भी ऐसा विशिष्ट कार्य नहीं कर सकता अगर कुंडली में केतु ना हो। क्योंकि ये सारे काम सडन होते हैं, अनएक्सपेक्टेडली होते हैं। ये कोई विधि विधान से बहुत कम लोगों के होते हैं। विधि विधान से होने वाले समझो आप मुश्किल से 10% होंगे, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली जिन लोगों की ज़िंदगी में होते हैं। तेंदुलकर पता नहीं कहाँ से, बड़ा भाई क्रिकेटर होना चाहता है लेकिन छोटा भाई कमाल कर गया। ऐसे ही सौरव गांगुली का बड़ा भाई क्रिकेटर था और उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया, छोटा भाई हो गया। तो ये सडन अनएक्सपेक्टेड ये जो होता है, ये केतु है। केतु के बिना आप कोई भी ऐसा कार्य कर ही नहीं सकते। अच्छा ज्योतिषी नहीं हो सकता, अच्छा डॉक्टर नहीं हो सकता, अच्छा फिलोसफर नहीं हो सकता, अच्छा थिंकर नहीं हो सकता, अच्छा राइटर नहीं हो सकता। तो बिना केतु के तो कुंडली में कुछ होता ही नहीं। सारी कुंडली एक तरफ, केतु एक तरफ। अगर आप कुंडली देखना जानते हो तो केतु देखिए, व्यक्ति को बता दीजिए, व्यक्ति आपके हाथ जोड़ता फिरेगा। इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति महत्वाकांक्षी है और प्रत्येक व्यक्ति अपार धन संपदा का मालिक होना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि केतु ना हो तो संकल्प भी नहीं होता, संकल्प ना हो तो कुछ नहीं होता, संकल्प ना हो तो विजुलाइजेशन नहीं होता। जब मैं संकल्प करता हूँ कि मैं ऐसा ऐसा करूँगा, मैं संकल्प करता था अपने गांव में, लोग हंसते थे। मैं बोलता था एक दिन मैं दिल्ली जाऊँगा, दिल्ली में जाके ये करूँगा, पूरी दुनिया में मेरा नाम होगा और मैं टॉप पे जाऊँगा। तो लोग हंसते थे कि कैसा पागल आदमी है, ज्योतिष जानता नहीं, इसके घर में ज्योतिष होता नहीं, ज्योतिष के क्षेत्र में नया करूँगा। आप सब जानते हैं। तो संकल्प के साथ विजुलाइजेशन, फिर ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। लेकिन केतु अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, वरना हर आदमी विजुलाइज कर ले, हर आदमी संकल्प कर ले, संकल्प के साथ विकल्प हो जाता है। इसीलिए हम एक ही संकल्पवान आदमी को जानते हैं, वो भीष्म पितामह। आसान नहीं है। उस भीष्म पितामह के संकल्प से पूरी महाभारत हो गई। इस विषय पे कभी अलग से बात करेंगे। महाभारत का कारण ही भीष्म की प्रतिज्ञा है। बाद में शादी नहीं करते, वो शादी नहीं करते तो वो आप सब जानते हैं महाभारत में क्या हुआ। तो जहाँ संकल्प होता है वहाँ विकल्प होता है, और जो लोग उस विकल्प को छोड़ देते हैं फिर वो रिजल्ट की परवाह नहीं करते। महाभारत हो जाए तो 100 बार हो जाए, हर आदमी की ज़िंदगी में महाभारत होती है जो संकल्प के साथ चलता है, तब वो आगे बढ़ता है। वो केतु देता है। ये केतु का भौतिक है, भौतिकीकरण है केतु का। केतु को ध्वजाधारी बोलते हैं। ध्वजा का बड़ा गहरा मतलब होता है। ध्वजा आदमी कहाँ करता है। जब पहली बार व्यक्ति हिलरी और उसका साथी नेपाली इंडियन
जब वो एवरेस्ट पे गए थे तो ध्वजा उन्होंने लगाई थी, तो ध्वजा का आज भी चर्चा है कि पहला आदमी वहाँ गया। मंदिर के ऊपर ध्वजा होता है, राष्ट्र के ऊपर ध्वजा होता है, सेना के साथ ध्वजा होता है, और आप जब प्रधानमंत्री या कोई मंत्री हो जाते हैं तो आपकी गाड़ी के साथ ध्वजा होता है, आपकी सीट के साथ ध्वजा होता है। तो केतु ध्वजाधारी है। ध्वजाधारी मतलब आपने कुछ ऐसा विशिष्ट अर्जित किया है जो जिसके लायक सिर्फ आप ही हैं, दूसरा कोई भी नहीं है। लोग ना केवल आपसे बातचीत करने को तरसते हैं बल्कि आपको देखने को तरसते हैं। ये केतु है, और आप सबसे नहीं मिलते। केतु आपको अलग कर देता है, कट ऑफ कर देता है, दुनिया से भी कट ऑफ कर देता है। आप एक अपनी दुनिया में, भौतिक दुनिया में। तो जितने भी सफल लोग हैं इस दुनिया में, बहुत गिने चुने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। हर क्षेत्र में गिने चुने लोग होते हैं, वैसे असंख्य संख्या है। क्रिकेटर तो बहुत हैं, हर मोहल्ले में क्रिकेट होती है, लेकिन गिने चुने लोग हैं। ऐसे ही हर क्षेत्र में गिने चुने लोग होते हैं जिनको लोग उंगलियों पर गिन सकें। तो केतु आपको उंगलियों पर गिनने वाला व्यक्ति बनाएगा। ये केतु का भौतिकरण है। जनरली हम बात नहीं करते, लेकिन हमने कहा कि थोड़ा भौतिक बात भी हो जाए। ऐसे लोगों की जो प्रतिष्ठा होती है, जो लोग टॉप पे जाते हैं, इस जन्म में नहीं होती। इस जन्म में तो होती ही है, लेकिन मरने के बाद भी होती है। नेहरू की बात, नेहरू को कौन भूल सकता है? गाली दो या प्रेम करो। गांधी को कौन भूल सकता है? मार्टिन लूथर किंग को कौन भूल सकता है? गाली दो या प्रेम करो, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन इनकी प्रतिष्ठा कम नहीं होती। ये सब केतु का प्रभाव है। इस सब के बाद मैं अपने मूल विषय पे आता हूँ कि केतु मूलतः आध्यात्मिक ग्रह है। और जिन लोगों को आप इस जन्म में बहुत ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं ना, ये वो लोग हैं जो अपने पिछले जन्मों में जिन्होंने बहुत तपश्चर्या की है, अपने को साधा है, जीवन को साधा है, ध्यान किया है, मेडिटेशन किया है, योग साधा है, जीवन को एक मुट्ठी बांध के चले हैं। और जब ये लोग एनलाइटनमेंट के पास आने लगे, जब ये ज्ञान को उपलब्ध होने लगे, तब इनकी डीपेस्ट डिज़ायर प्रकट हुई। अरे धन तो देखा नहीं, नाम तो कमाया नहीं, ये तो पाया नहीं। जैसे ही आदमी को ये विचार आता है, उसका जो ध्यान का जो पराकाष्ठा है वहीं भंग हो जाती है। इसे योग भंग कहते हैं। इसके योग भ्रष्ट हो गया या योग भंग हो गया। ये योग भंग यहाँ होता है कि जब आप टॉप पे जा रहे थे, अपनी समाधि की तरफ जा रहे थे, तो सडनली आपको ख्याल आया कि अरे मैं प्रधानमंत्री बनता तो फिर क्या रहता, या मैं किसी खास फील्ड में ये करता, ये मेरी इच्छा तो पूर्ण हुई नहीं। तो ये वो लोग हैं जो इस जन्म में आकर अपनी उस इच्छा की पूर्ति करते हैं, इसलिए इनके जीवन में सब कुछ सडन हो जाता है, पता ही नहीं चलता। कल तक तो वो कुछ भी नहीं था, नौकरी का आदमी था, आज मालूम पड़ा कि इंटरनेशनल आदमी हो गया। कल तक उसे कोई घास नहीं डालता था, उससे बात करने को राज़ी नहीं था, लेकिन ये उसके पूर्व जन्म के कर्म हैं। इसलिए केतु कार्मिक ग्रह है, वो कर्मों का फल देता है। और इसलिए हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए अपने इस जन्म में भी, क्योंकि हमारे कर्मों का लेखा जोखा और कोई नोट करे ना करे, केतु को नोट रहता है, और उसका फल जन्मों जन्मांतर में मिलता है। अब हम बात करेंगे कुछ कुंडलियों की, तो उससे भी आपको मालूम पड़ेगा कि ये लोग कैसे कहाँ से कहाँ पहुँचे। मेरे पास कुछ कुंडलियाँ हैं जिनका केतु मघा में है, पूर्व फाल्गुनी में है। इसमें कुछ राशियाँ ऐसी हैं जिसमें पूरे नक्षत्र होते हैं, जैसे 5 नंबर की राशि सिंह राशि है। इसमें 2 पूरे नक्षत्र हैं, मघा और पूर्व फाल्गुनी। सो ये 26.40 डिग्री कवर कर जाते हैं। तो ये बड़े पूरे नक्षत्र हैं यहाँ पर। तो मैं इनमें बात करता हूँ। पहली कुंडली है आशा भोसले जी की।
इन कुंडली की बात करता हूँ, फिर इनसे कुछ मेरा तारुफ भी था, उसकी बात भी करता हूँ। इनकी कुंडली मेष लगन की है। मेष लगन की कुंडली है, यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है। पंचम में सूर्य है, बुध है, केतु है। तो केतु मघा में, इसकी हम बात कर रहे थे। छठे स्थान में गुरु है और शुक्र है। सातवें में मंगल है। दसवें में शनि है और एकादश में राहु है। ये इनकी कुंडली है। इनसे मेरी मुलाकात आज से 35 साल पहले हुई थी और वो ज़माना गुलशन कुमार का ज़माना था। तो दूरदर्शन ने उस समय इन लोग गाने कम आते थे, अनुराधा पौडवाल इन सब के गाने ज़्यादा आते थे। कैसा भी ज़माना था, अर्ली 90s में और लेट 80s में। तो दूरदर्शन ने आशा जी को बुलाया हुआ था, तो ये अपने पुराने गाने गा रही थी वहाँ पर। इनका पूरा कार्यक्रम था। उस समय बाकी टेलीविज़न्स आए नहीं थे, वो ज़माना दूरदर्शन का ही था। तो मेरे एक मित्र थे, बोले आशा जी आई हुई हैं तो आप उनसे मिल लीजिए। मैंने कहा व्हाई नॉट। तो मैं भागता हुआ उनके पास चला गया। तो जब मैं उनसे मिला तो जो मैंने उनसे वार्तालाप किया, डायलॉग बोला, ये डायलॉग फिर पूरे देश में प्रसिद्ध है, आप लोग बोलते होंगे। मैंने उनसे बोला कि दीदी, आपकी आवाज़ से, आपकी आवाज़ सुनकर और लता जी की आवाज़ सुनकर मैं और ये देश जवान हुआ है। जब भी हम दुखी होते थे आपके गाने गाते थे, खुश होते थे आपके गाने गाते थे, हमारी गर्लफ्रेंड रूठ जाती थी हम आपके गाने गाते थे। कोई उत्सव हो या कोई गम हो, आपके गानों से ही हमारा जीवन चला है और आपको देख देख के हम बड़े हुए। तो उन्होंने बोला इतनी वो सरल हैं, तो बोली कि ये ऐसा बस हमारी तारीफ़ लोग करते रहते हैं, ये हमने सुना नहीं। उसके बाद उन्होंने किसी ख़ास कार्यक्रम में टेलीविज़न के में बोल दिया। अब ये डायलॉग घर घर हो गया, हर कोई बोलता है कि हम आपको देख के बड़े हुए। लोग कई बार मुझको भी बोलते हैं। तो पहली बार इनसे मुलाकात हुई और इनका स्वभाव बहुत ही बढ़िया है और आप जानते ही हैं इनके बारे में क्या बोलें। इनके गाने तो गाने ही हैं, कमाल के गाने हैं। ओपन एयर के साथ गाने हैं, आर.डी. बर्मन के साथ गाने हैं। ऐसा कोई म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं है जिसके साथ इन्होंने गाने ना गाए हों, और ऐसे कोई हीरोइन नहीं है जिसने पर्दे पर इनके गाने ना गाए हों। तो ये लेजेंडरी लोग हैं, इनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। लेकिन यहाँ पर एक बात देखते हैं, केतु। तो केतु यहाँ पर मघा में है। मघा में जब केतु होता है तो आदमी के पास मघा जो नक्षत्र है पूर्वजों का नक्षत्र है और केतु का ही नक्षत्र है। पूर्वजों का नक्षत्र है, वो पुराने कर्मों से उसका संबंध होता है। तो ये पैदा हुई एक म्यूज़िकल फैमिली में पैदा हुई। इनकी बड़ी बहन तो आप जानते ही हैं, लता जी, जिनका अभी देहांत हो गया। वो तो उनको कोकिला के नाम से जाना जाता था पूरी दुनिया में। तो ये उनकी छोटी बहन है। बड़ी बहन तो जो थी सो थी, लेकिन छोटी बहन ने भी जो कमाल किया वो अपने आप में कमाल है। तो जब केतु मघा के नक्षत्र में हो तो पिछले जन्म के पुण्यों का फल मिलता है। अगर ऐसा ना होता तो एक म्यूज़िकल फैमिली में पैदा भी नहीं होती। जो मैं बोल रहा था पहले कि अगर आपने पहले कुछ अच्छा किया हो तभी आपको इस जन्म में वो ऊंचाई मिलती है जिसके आप हकदार हैं। इनके देखने से एकदम मालूम पड़ता है कि यस, कुछ ना कुछ कनेक्शन तो रहा होगा। और संगीत पंचम घर जो होता है वहाँ सूर्य भी है, बुध भी है। आप लोग ज्योतिष जानते हैं तो आप समझ सकते हैं। तो पूरे जन्म के पुण्यों का फल होता है। सिंह का सूर्य है, और क्या चाहिए आपको। बुध है वहाँ पर, बुध राजयोग है। लेकिन केतु खास है, हमारे लिए केतु खास है। तो केतु खास होने से तो इनको वो एक वो लेवल मिला
जो अपने आप में अक्षुण है, एक छत्र राज जिसको बोलते हैं। राज क्या होता है, राजयोग क्या होता है, तो इससे बड़ा राजयोग क्या होगा। जीते जी भी आपका नाम है, और जब आप चले जाएंगे इस दुनिया से तब भी आपका नाम रहेगा। कोई भी आज तक ना तो मुकेश को भूला है, ना किशोर कुमार को भूला है, ना मोहम्मद रफ़ी को भूला है। लता जी तो भूलने योग्य हैं ही नहीं। तो जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं उनका फल केतु हमको इस जन्म में देता है। ये हज़ारों कुंडलियों में हमने देखा, और यहाँ हम कुछ कुंडलियों की आपसे बात कर रहे हैं। तो भौतिक ऊंचाई होती है, मेटेरियलिज्म की ऊंचाई होती है, नाम, शोहरत, धन, धान्य, सम्मान, जहाँ चले जाओ हर कोई पहचानता है आपको, हर कोई आपकी आवाज़ पहचानता है, आपको कॉपी करता है, आपको कॉपी करके औरों के काम चल जाता है। ये वो लेजेंडरी लोग हैं जिनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, लेकिन यहाँ केतु परिणाम वहाँ के दे रहा है। इसलिए हमको इस जन्म में ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या करते हैं। और दूसरा ग्रह तो छोड़ देगा, केतु नहीं छोड़ेगा, फंसा के रख देगा। आदमी फंसता औरों से नहीं, खुद से फंसता है, याद रखिएगा। जब खुद से फंसता है तो उसे कोई नहीं निकाल सकता जब तक तो खुद निकलना ना चाहे। इसीलिए केतु आध्यात्मिक ग्रह है, इसीलिए केतु मुक्ति प्रदाता है। एक और कुंडली है मेरे पास, और मैं इनको भी जानता था। ये है धीरूभाई अंबानी, दुनिया जानती है। और इनकी जो कुंडली है मेरे पास, धनु लगनी कुंडली है, उसमें सूर्य है, बुध है, दूसरे में शनि है, तीसरे में राहु है, नौवें में मंगल है और बुध है, दशम में गुरु है, और द्वादश में बुध है और शुक्र है। तो कुंडली है धीरूभाई अंबानी, कुछ भी नहीं थे। और हाँ, इनका जो केतु है वो बता दें, केतु यहाँ पर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी शुक्र होता है। और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में बोलते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में सुख समृद्धि बढ़ाता है, लोगों को खुश करता है और आकाश में भी खुश करता है। आकाश में देवताओं का मनोरंजन करता है, उनका खुद को खुश करता है, उनकी समस्याओं का हल करता है पूर्वा फाल्गुनी में। और जब यहाँ पर हो, पृथ्वी पर हो, और ख़ास तौर से केतु हो, तो यहाँ पर लोगों को प्रसन्नता करता है। तो धीरूभाई अंबानी के रिचनेस के 50 कारण हो सकते हैं। एक कारण यह भी है कि इन्होंने अपने मनी को डिस्ट्रीब्यूट किया लोगों में, लोगों को इनसे फ़ायदा हुआ। जो लोगों को इनसे फ़ायदा हुआ तो धीरूभाई अंबानी को कई गुना फ़ायदा हुआ। जब ये जीवित थे तो मुझे बुला लिया करते थे हर साल, मैं इनके यहाँ जाया करता था, और मुझे ऐसा लगता था इनसे मिलके कि मैं किसी बहुत ही ऑर्डिनरी आदमी से मिल रहा हूँ। मुझे कभी लगा ही नहीं। मैं उस समय बहुत छोटा भी था। तो मैं एक बार गया तो मैं रिट्स होटल में बॉम्बे में ठहरा करता था। तो वहाँ पर कमरे नहीं थे, शायद इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप हो रहा था, तो कमरे सारे बुक थे। रिट्स होटल उस ज़माने में बहुत टॉप क्लास होटल हुआ करता था। तो मैं काफ़ी देर से लॉबी में बैठा हुआ था। इतने में धीरूभाई अंबानी का फ़ोन आया कि पंडित जी ठीक से थे। मैं क्या ठीक से हैं धीरू भाई, यहाँ पर तो कमरा ही नहीं है, बहुत देर हो गई। तो कब से आप आए हैं? मैंने कहा बहुत देर हो गई, यहाँ तो कोई पूछता भी नहीं। कहते कमरा खाली नहीं है, तो देना किसी को। तो मैंने किसी को दिया, तो वहाँ तो हड़कंप मच गया। तो स्वीट खोला गया, इतना बड़ा कमरा था, 3-4 कमरे थे, मैं उसमें क्या करता अकेला। तो इस तरह के संबंध थे। तो बहुत बड़े आदमी थे। तो यहाँ पर मैं, ये आदमी औरों को सुख देता है, तो इन्होंने अपने को तो धनवान बनाया ही, लेकिन इनके कारण से जो भी इनकी पॉलिसीज़ होती थी उसमें ये पब्लिक को इन्वॉल्व करते थे। तो पब्लिक को इन्वॉल्व करते थे तो ये आगे बढ़ते थे। तो मोबाइल की बात चल रही थी तब ये बोलते थे कि, मैं बात बता रहा हूँ आपको 90s की, कि 4 आने में आदमी कॉल कर ले तो अच्छा है। उस समय 25-30 रुपये में कॉल होता था।
अब तो फ्री होता है। 4 आने में आदमी कॉल कर ले, क्योंकि आदमी पान खा लेता है, बीड़ी सिगरेट पी लेता है। उनकी उस तरह की बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग थी, गांव वाली, गांव से दुनिया वाली। तो अगर इतने आदमी पैसे तो चवन्नी तो खर्च कर देता है, तो चवन्नी खर्च कर देगा तो हमको इसको सस्ता करना चाहिए। उसके बाद ये शुरू हुए, फिर इनके बेटों ने संभाला, अब मुकेश अंबानी संभालते हैं। तो ये कुंडली, तो कहने का मतलब ये हुआ कि कौन से नक्षत्र में केतु है, और जब केतु भौतिक सुख देने में आता है तो उसकी कोई कमी नहीं रहती। और दोनों स्थितियों में देखा, वहाँ पर अप्रत्याशित होता है, यहाँ प्रत्याशित होता है। यहाँ पर इन्होंने अपनी योग्यता से आगे बढ़ाया, और ये सब कार्य तभी होते हैं कि पूर्व जन्म में अगर आप इतना अच्छा ना करके आए हों तो फिर इस जन्म में भी आपका तिकड़म नहीं चलता, आपका मैनिपुलेशन नहीं चलता, आपकी बुद्धि नहीं चलती। वो बुद्धि के लिए बुद्धि का होना भी ज़रूरी है। तो केतु तो जो मैं समझता हूँ मूलतः आध्यात्मिक ग्रह है, हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखता है। कार्मिक प्लैनेट्स में आते हैं शनि, राहु और केतु। केतु का सबसे अलग रोल है, और जब मैं केतु की बात करता हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। केतु बड़ा इंटरेस्टिंग प्लैनेट है, सडन है, अनएक्सपेक्टेड है। वैसे आप देखें हमारा जीवन भी सडन है, अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी तो पता नहीं होता, सारे प्लान धरे के धरे रह जाते हैं, और जो होता है वो होता चला जाता है। तो केतु जो हो रहा है उसमें ऐड ऑन करता है, उसमें जोड़ता है, इसलिए और एक्साइटिंग हो जाता है। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।